हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाते हैं, दैट इज एनवायरनमेंट बाय शंकर IAS अकेडमी। और हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जो एक्वेटिक सिस्टम्स के ऊपर है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले चैप्टर तक हम लोगों ने जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को समझा, ठीक है, और एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर से संबंधित, यानी कि अभी तक हमने टेरेस्ट्रियल में बात करी जो लैंड संबंधित इकोसिस्टम है, जैसे कि हमने बात करी फॉरेस्ट की, हमने बात करी डेजर्ट की, हमने बात करी ग्रासलैंड की। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स अपने देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे इस कोर्स का जो है फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर उनको भी कंटेंट पसंद आ रहा है तो वो लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह उनसे भी मिस ना हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, इकोसिस्टम कंसिस्टिंग वाटर एज द मेन हैबिटेट आर नोन एज एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। ठीक है, यानी कि ऐसे इकोसिस्टम्स जिनका मेन हैबिटेट क्या है, वाटर है। ठीक है, यानी कि पानी से संबंधित हो गई है, इनको कहा जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। ठीक, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है इनको क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन देयर सॉल्ट कंटेंट, कि इनमें कितना सॉल्ट है। ठीक है, उसके हिसाब से इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स। ठीक है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में क्या है, द सॉल्ट कंटेंट ऑफ फ्रेश बॉडीज इज वेरी लो। ठीक है, फ्रेश बॉडीज मतलब जैसे कि आपका लेक, रिवर वगैरह है, इनकी जो सैलिनिटी है, जो इनमें सॉल्ट कंटेंट है, वो काफी कम होता है। तो यहां पर कितना दिया गया है, 5 ppt से कम। ठीक है, 5 ppt मतलब पार्ट्स पर 1000, यानी कि जैसे अगर हम बात करें 1 kg में 1 ग्राम, ठीक है, 1 kg में 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 1 ppt, पार्ट्स पर 1000। ठीक है, तो सिमिलरली 5 ppt से अगर कम होता है तो दैट विल बी कंटेंट एज अ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर है आपका लेक्स, पॉन्ड्स, पूल्स, स्प्रिंग, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। ठीक, इसके बाद अगला है मरीन। मरीन मतलब है ऑन दी हायर साइड, इफ वाटर बॉडी इज कंटेनिंग सॉल्ट कंसेंट्रेशन इक्वल टू और अबव दैट ऑफ द सी वाटर, 35 ppt से ज्यादा अगर है तो उसको बोला जाएगा मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, शैलो सीज एंड ओपन ओशन में। इसके बाद अगला होता है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश जो है इन दोनों के बीच में लाई करता है। दीज वाटर बॉडीज हैव सॉल्ट कंटेंट इन बिटवीन 5 to 35 ppt। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे है एस्चुरीज, सॉल्ट मार्शेस, मैनग्रोव स्वाम्स एंड फॉरेस्ट। ठीक, यानी कि 5 से 35 वाला ब्रैकिश है, 5 से कम वाला फ्रेश है और 35 से ऊपर वाला मरीन है। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की। The aquatic organisms are classified on the basis of their zone of occurrence, यानी कि कहां पर पाए जाते हैं, and their ability to cross the zones, और वो क्या वो जोन्स को क्रॉस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस एबिलिटी पर जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स बोथ, दोनों ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, फ्लोरा एंड फौना इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपको ध्यान रखना है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ फॉर्म और लोकेशन इनटू 5 ग्रुप्स। आपको ध्यान रखना है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक जगह पर ही, मतलब आप कह सकते हैं कि हर जगह में बराबर पाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है दैट इज योर न्यूस्टन। 5 में से जो है पहला है न्यूस्टन। ये क्या है, दीज आर अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स। अनअटैच्ड का मतलब आप तरीके से कह सकते हैं कि फ्री ऑर्गेनिज्म। ठीक, विच लिव एट दी वाटर एयर वाटर इंटरफेस पर, जैसे कि फ्लोटिंग प्लांट्स। ठीक, सम ऑर्गेनिजम्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स ऑन टॉप ऑफ द एयर वाटर इंटरफेस सच एज वाटर स्ट्राइडर्स। ये एक तरीके का इंसेक्ट होता है। ठीक है, नीचे मैं आपको दिखाता हूं इसके फिगर अभी। while others spend most of their time just beneath the air water interface and obtain most of their food within the water। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है बीटल्स एंड बैक स्विमर्स। ठीक, देखिए आप इसको नीचे डायग्राम में देखिए, दिस इज योर वाटर स्ट्राइडर्स। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पानी के ऊपर, ठीक है, पानी के अंदर नहीं जा रहे हैं, पानी के जस्ट ऊपर रह रहे हैं, यानी कि एयर और वाटर के सरफेस पर या इंटरफेस पर रह रहे हैं। दीज आर नोन एज योर वाटर स्ट्राइडर्स। ठीक, इसके बाद अगला देख सकते हैं आप, दिस इज योर बीटल्स, और ये जो है यहाँ पर आप एक बड़ा क्लियर एग्जांपल देखेंगे, दिस इज योर बैक स्विमर्स। ये भी एक तरीके का इंसेक्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज योर वाटर सरफेस, और ये इसके अंदर है और ये उल्टे पोजीशन में है, यानी कि अपसाइड डाउन है। ये अपने अलोंग दी बैक, यानी कि अपने पीठ के बल ये स्विम करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बैक स्विमर्स। ठीक, ये हो गया पहला टाइप, दैट इज योर न्यूस्टन। इसके बाद जो दूसरा टाइप है, दूसरी कैटेगरी है, दैट इज नोन एज पेरीफाइटन। ये क्या होता है, दीज आर ऑर्गेनिजम्स विच रिमेन अटैच्ड। वो अनअटैच्ड थे, वो फ्री थे, ये अटैच्ड है। ठीक है, टू द स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ द रूटेड प्लांट्स और सब्सटेंसेस
इमर्जिंग अबव द बॉटम मड, जैसे कि सेसाइल एल्गी एंड देयर एसोसिएटेड ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अटैच्ड है, कहां पर अटैच्ड है देख सकते हैं आप, स्टेम्स और लीव्स ऑफ द रूटेड प्लांट्स और सब्सटेंसेस इमर्जिंग अबव द बॉटम मड, जैसे कि सेसाइल एल्गी। ठीक है, यहां पर आपको फिगर में दिखाया गया है सेसाइल एल्गी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जो अनअटैच्ड है दैट इज योर न्यूस्टन, जो अटैच्ड है दैट इज पेरिफाइटन। ठीक, इसके बाद जो तीसरा है दैट इज योर प्लैंकटन। प्लैंकटन क्या होता है? दिस ग्रुप इंक्लूड्स बोथ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जैसे कि एल्गी, ठीक है, अब ये प्लांट है तो इट बिकम्स अ फाइटोप्लैंक्टन। ठीक, एंड एनिमल्स लाइक क्रस्टेशियंस एंड प्रोटोजोअन्स दे आर नोन एज जूप्लैंक्टन, क्योंकि एनिमल है तो दैट इज जूप्लैंक्टन। ठीक है, फाउंड इन ऑल एक्वेटिक सिस्टम्स, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एक्सेप्ट सर्टेन स्विफ्ट मूविंग वाटर्स, यानी कि जहां पर पानी बहुत तेजी से मूव कर रहा है, स्विफ्टली मूव कर रहा है, वहां पर ये नहीं पाए जाएंगे, बाकी जगह पर लगभग ये सब जगह पाए जाते हैं। ठीक है, द लोकोमोटरी पावर ऑफ द प्लैंकटन इज लिमिटेड सो दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज कंट्रोल्ड लार्जली बाय करंट्स ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, यानी कि ये खुद जो है मूव नहीं कर सकते ऐसे, जिनकी जो लोकोमोटरी पावर है, यानी कि आप कह सकते हैं पावर टू मूव, ठीक है, पावर टू मूव जो है वो लिमिटेड है, चाहे वो जूप्लैंक्टन हो चाहे वो फाइटोप्लैंक्टन हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये खुद ज्यादा मूव नहीं कर सकते, इनका जो मूवमेंट है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा? जो करंट्स होते हैं इकोसिस्टम में उससे। ठीक, जो ओशन करंट्स है, वाटर में जो भी करंट्स होते हैं, उसके हेल्प से इनका जो मूवमेंट है वो डिसाइड करा जाएगा और उसी के आधार पर इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी पाया जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं दैट इज योर एल्गी, दिस इज योर फाइटोप्लैंक्टन। और इसके बाद क्रस्टेशियंस की बात की गई है, तो क्रस्टेशियंस क्या होते हैं आप देख सकते हैं, क्रस्टेशियंस आर दी पार्ट ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम के ये पार्ट होते हैं क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस इंक्लूड क्रैब्स, लॉबस्टर्स, क्रेफिश, श्रिम्प, क्रिल एंड बार्निकल्स। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर फिगर तो नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हैं, ये सारे के सारे क्रस्टेशियंस ही हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिकॉड, कॉपेपॉड, बार्निकल्स, ब्राइन श्रिम्प, क्रेफिश, प्रॉन, मांटिस श्रिम्प, क्रिल, क्रैब, सैंड हॉपर, ये सारे के सारे क्रस्टेशियंस हैं। ठीक है, तो दीज आर योर प्लैंक्टन्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथे टाइप का, दैट इज योर नेक्टन। नेक्टन क्या है? दिस ग्रुप कंटेन्स एनिमल्स विच आर स्विमर्स, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं। ठीक, नेक्टन्स आर रिलेटिवली लार्ज एंड पावरफुल एज दे हैव टू ओवरकम दी वाटर करंट्स। इनको वाटर करंट्स को ओवरकम करना होता है, इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा क्या होते हैं? पावरफुल होते हैं। ठीक, क्योंकि हमने उसमें देखा था कि जो हमारे प्लैंक्टन्स थे, ठीक है, प्लैंक्टन्स बेसिकली क्या है कि ज्यादा मूव नहीं कर सकते, उनका जो मूवमेंट है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जहां पर भी करंट वगैरह होगा वहां पर उनका मूवमेंट होगा, अदरवाइज उनका मूवमेंट एज सच नहीं है, यानी कि वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, उनकी जो लोकोमोटरी पावर है वो ज्यादा नहीं है। लेकिन नेक्टन ऐसे नहीं है, नेक्टन जो है वो स्विम कर सकते हैं और उनकी जो पावर है वो थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, द एनिमल रेंज इन साइजेस फ्रॉम द स्विमिंग इंसेक्ट, जो कि 2 मिलीमीटर लॉन्ग हो सकती है, या फिर लार्जेस्ट एनिमल जैसे कि ब्लू व्हेल, दीज ऑल आर योर नेक्टन। ठीक, इसके बाद जो लास्ट है दैट इज फिफ्थ वन, दैट इज नोन एज बेंथोस। बेंथोस क्या होता है? द बेंथिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज फाउंड लिविंग इन द बॉटम ऑफ द वाटर मास, यानी कि ये वाटर मास जैसे है, मान लीजिए समुद्र है, समुद्र की जो तलहटी में, यानी कि आप कह सकते हैं बिल्कुल बॉटम में जो पाए जाएंगे, दे आर नोन एज बेंथोस या फिर बेंथिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्रैक्टिकली एवरी एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन्स वेल डेवलप्ड बेंथोस। यहां पर आप नीचे फिगर में देख सकते हैं कि समुद्र की जो तलहटी होती है, जो बॉटम होता है, वहां पर इस तरीके के जो भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, दे आर नोन एज योर बेंथोस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग फैक्टर्स लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। ठीक है, कि क्या क्या ऐसे फैक्टर है जो एक्वेटिक हैबिटेट की प्रोडक्टिविटी को लिमिट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो समझने की यह है कि लिमिटिंग फैक्टर्स क्या क्या है। 2 लिमिटिंग फैक्टर जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए हैं वो क्या है? पहला है सनलाइट और दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, वेयर एज मॉइस्चर एंड टेम्परेचर आर द मेन लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं कि मॉइस्चर और टेम्परेचर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या लैंड इकोसिस्टम के लिए, और उसी के साथ सनलाइट या ऑक्सीजन, सनलाइट और ऑक्सीजन दोनों ही जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, अभी किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से इनसे प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है, इनके ऊपर ये देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सनलाइट की। सनलाइट पेनिट्रेशन रैपिडली डिमिनिशेस एज इट पासेस डाउन द कॉलम ऑफ वाटर। ये ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि जो सरफेस है, यानी कि किसी भी वाटर बॉडी की जो सरफेस है उसके ऊपर ज्यादा सनलाइट पड़ेगी, और अंदर की तरफ को जैसे जैसे जाते जाएंगे तो सनलाइट का पेनिट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। द डेप्थ टू विच लाइट पेनिट्रेट्स अ लेक डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि प्लांट्स को देखिए,
ये बात हमें पहले भी पता है कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस से ही अपना खाना बनाएंगे, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, और उनको खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस की जरूरत है। और फोटोसिंथेसिस के लिए किस प्रोसेस की जरूरत है, मतलब किस कंपोनेंट की जरूरत है, सनलाइट की। अब नीचे ज्यादा जो है सनलाइट पेनिट्रेशन करेगी नहीं, और सनलाइट ज्यादा नीचे पेनिट्रेशन करेगी नहीं, तो इसकी वजह से क्या है कि कुछ डेप्थ तक ही जो है, सरफेस से कुछ डेप्थ तक ही जो है वो प्लांट पाए जाएंगे, बहुत ज्यादा नीचे ऐसा प्लांट नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो बेस्ड ऑन दी लाइट पेनिट्रेशन एंड दी प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन दे आर क्लासिफाइड एज फोटिक एंड अफोटिक जोन्स। ठीक, फोटिक जोन वो है जहां पर लाइट पाई जाती है, जहां पर लाइट जाती है आराम से, और जहां तक लाइट नहीं जा पाती है दैट इज नोन एज अ अफोटिक जोन। ठीक, देखते हैं एक एक करके इनके बारे में समझ जाते हैं। फोटिक जोन जो है दैट इज अपर लेयर ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स अप टू विच लाइट पेनिट्रेट्स एंड विद इन विच फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इज कन्फाइंड। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो फोटिक जोन में ही होगी। ठीक है, फोटिक जोन क्या है, जहां पर लाइट पेनिट्रेट करती है। और लाइट कौन सी लाइट की हम लोग बात कर रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल लाइट की बात यहां पर नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है सनलाइट की। ठीक, द डेप्थ ऑफ दिस जोन डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द वाटर, कि पानी कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, यानी कि पानी अगर ज्यादा साफ होगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है यहां पर आप कह सकते हैं क्लैरिटी ऑफ वाटर से। ठीक है, अगर पानी आपका ज्यादा साफ होगा तो सनलाइट जो है वो ज्यादा नीचे तक पेनिट्रेट कर सकती है, और उस वजह से क्या होगा कि जो फोटिक जोन की डेप्थ है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक, क्लैरिटी अगर ज्यादा है तो पानी की आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, और उसी से क्या होगा, जो फोटिक जोन की डेप्थ है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक, अगर पानी मान लीजिए साफ नहीं है, पानी अगर गंदा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो क्लैरिटी है पानी की वो कम है, सनलाइट कम नीचे तक जा पाएगी, तो डेप्थ ऑफ फोटिक जोन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एक्टिविटीज टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी भी हो रही है और रेस्पिरेशन की एक्टिविटी भी हो रही है। रेस्पिरेशन की एक्टिविटी तो जहां पर भी ऑर्गेनिज्म है वहां पर होगी, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ वहां पर होगी जहां पर लाइट है, यानी कि फोटिक जोन में आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और रेस्पिरेशन भी हो रहा है। ठीक, फोटिक और यूफोटिक जोन इज द लाइटेड एंड यूजुअली वेल मिक्स्ड पोर्शन दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेक सरफेस डाउन टू वेयर द लाइट लेवल इज 1% ऑफ दैट ऑफ द सरफेस, यानी कि जितना हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी है या लाइट का लेवल है ऑन द सरफेस, ठीक है, वहां से लेकर जहां तक लाइट का लेवल उसका 1% रह जाता है वहां तक बोला जाता है फोटिक जोन। ठीक, समझ गए आप इस बात को। डेप्थ कैसे वेरी कर रही है, क्लैरिटी के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया, और वहां पर दोनों एक्टिविटीज जो है वो हो रही है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और रेस्पिरेशन भी हो रहा है। ठीक, इसके बाद अब अगला देख लेते हैं, दैट इज योर अफोटिक जोन। अफोटिक जोन में क्या है, ये नीचे की लेयर होगी, अब जहां पर लाइट नहीं है। ठीक, द लोअर लेयर्स ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम वेयर लाइट पेनिट्रेशन एंड प्लांट ग्रोथ आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म्स द अफोटिक जोन। ठीक है, अफोटिक जोन वो है जहां पर क्या है, ये एक्वेटिक सिस्टम की लोअर लेयर है जहां पर लाइट पेनिट्रेशन और प्लांट ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन की एक्टिविटी हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑर्गेनिज्म जहां पर भी पाए जाएंगे वहां पर रेस्पिरेशन तो होगा। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन लाइट से नहीं हो रहा है, रेस्पिरेशन किससे हो रहा है, ऑर्गेनिजम्स की होने की वजह से। और ऑर्गेनिज्म का होना जो है वो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर प्लांट ग्रोथ नहीं भी है तो वहां पर जू प्लैंक्टन तो हो ही सकते हैं, समझ सकते हैं आप, जू प्लैंक्टन तो हो ही सकते हैं, मतलब जो एनिमल स्पीशीज है वो तो हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनिमल स्पीशीज को रेस्पिरेशन चाहिए और रेस्पिरेशन तो उनको मिल रहा है, तो रेस्पिरेशन तो होगा, यानी कि अफोटिक जोन में भी रेस्पिरेशन होगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, अफोटिक जोन इज पोजिशन्ड बिलो द लिटोरल एंड फोटिक जोन्स टू बॉटम ऑफ द लेक्स वेयर लाइट लेवल्स आर टू लो फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये जो लिटोरल जोन और फोटिक जोन है, फोटिक जोन तो आपको पता है क्या है, लिटोरल जोन में अभी आपको समझाता हूं नीचे डायग्राम के हेल्प से कि क्या होता है। ठीक है, तो फोटिक जोन और लिटोरल जोन के नीचे ये पाया जाता है जहां पर लाइट का लेवल काफी कम है फोटोसिंथेसिस के लिए। रेस्पिरेशन अकर्स एट ऑल डेप्थ, सो द अफोटिक जोन इज अ रीजन ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन। और रेस्पिरेशन हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की कंजम्पशन हो रही है, और ये हमें ध्यान रखना है कि हर डेप्थ पर जो है ऑक्सीजन की कंजम्पशन तो होगी होगी, आप कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन तो होगी ही होगी। ठीक है, दिस डीप अनलिट रीजन इज ऑल्सो नोन एज प्रोफंडल जोन। तो प्रोफंडल जोन जो है हमारा, एफोटिक जोन को ही प्रोफंडल जोन भी बोला जाता है। ठीक, अब देखिए यहां पर आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं, मैं आपको समझा रहा था, एक तो फोटिक जोन है, फोटिक जोन देखिए जहां तक ये लाइट जा रही है यानी कि 200 मीटर तक दिखाया गया, दिस इज फोटिक जोन। इससे नीचे का जो है पूरा का पूरा दैट इज योर अफोटिक जोन। ठीक, इसमें एक बात आपको और बोली गई है, दैट इज योर लिटोरल जोन। लिटोरल जोन वो होता है जहां पर पूरी की पूरी लैंड है, जैसे ये वाला, और यहां पर पूरा का पूरा पानी है। ठीक है, इसके जो बीच का रीजन होगा, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं जो ये वाला रीजन है जहां पर आपका पानी और
लैंड के बीच में इंटरफेस एक तरीके से, दैट कैन बी सेड एज अ लिटोरल जोन। ठीक है, हम लोगों ने लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट पढ़े हुए हैं आई थिंक, राइट, शायद यहां पर भी पढ़े हैं और हमने अपनी ज्योग्राफी में ही पढ़े हैं। तो लिटोरल एंड स्वाम्प रीजन वो होता है जहां पर पानी का और लैंड का, यानी कि वाटर और लैंड का क्या होता है, एक तरीके से इंटरफेस होता है। ठीक है, दैट इज नोन एज अ लिटोरल जोन। ठीक है, तो लिटोरल जोन और फोर्टिक जोन से नीचे जो एरिया है पूरा का पूरा, दैट इज योर अफोर्टिक जोन, और उसी को क्या बोला जाता है, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि यहां से यहां तक की आप इस जोन की बात करें तो दिस इज ऑल्सो योर प्रोफंडल जोन। ठीक है, प्रोफंडल जोन जो है वो हमारा अफोर्टिक जोन ही होता है। ठीक, चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको सारे के सारे स्पीशीज यहां पर दिखाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक टर्म आप लोगों की बुक में दिया गया है, दैट इज योर विंटर किल। विंटर किल क्या है कि स्नो कवर ऑफ आइस ऑन दी वाटर बॉडी कैन इफेक्टिवली कट ऑफ लाइट प्लंजिंग दी वाटर इनटू डार्कनेस। ठीक है, मान लीजिए कभी क्या होता है कि किसी वाटर बॉडी के ऊपर जब बहुत सर्दी होती है तो पूरी की वजह से, मान लीजिए लेक है, जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने न्यूज में सुना भी होगा कि जो डल लेक है, ठीक है, डल लेक क्या होता है कि सर्दियों के समय पे जम जाती है, और जम जाती है मतलब उसकी सरफेस पे क्या जम जाती है, आइस। ठीक है, पूरा का पूरा आइस कवर या स्नो कवर हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या है कि जो लाइट है वो अंदर नहीं जा पाती। ठीक, लाइट अंदर नहीं जा पाएगी तो उससे क्या है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो होता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए शैलो लेक्स में द ऑक्सीजन गेट्स डिप्लीटेड। ठीक है, शैलो लेक्स में क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए रेस्पिरेशन तो हो रहा है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। फोटोसिंथेसिस अगर होगा तो क्या होगा, उससे रेस्पिरेशन मतलब उससे ऑक्सीजन बढ़ेगी। ठीक है ना, अब रेस्पिरेशन का कंजम्पशन तो हो रहा है, यानी कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का कंजम्पशन तो हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो यानी कि क्या है, जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो धीमे धीमे क्या हो जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो फिश वगैरह है वो अंदर मरना शुरू हो जाती है। ठीक, लेकिन हमें वो तब तक पता नहीं लगेगा जब तक जो ऊपर की सरफेस की आइस है वो मेल्ट नहीं हो जाती। ठीक है, और उसके बाद जो मरी हुई मछलियां हैं वो ऊपर तैरने नहीं लग जाती, मतलब उस पर फ्लोट करके ऊपर नहीं आ जाती सतह पे। ठीक है, और इसी कंडीशन को बोला जाता है विंटर किल। समझ गए आप? हो क्या रहा है कि बर्फ अगर पड़ रही है तो आप एक तरीके से, जैसे हमें लगता है कि मतलब पानी के ठंडे होने की वजह से मछलियां मरती हैं, तो एक कारण वो भी है, लेकिन एक कारण जो बेसिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण ये है, ठीक है, कि जब हमारी सरफेस के ऊपर बर्फ जम जाती है वाटर बॉडी के ऊपर, तो उससे क्या है कि सनलाइट की पेनिट्रेशन नहीं होगी, और सनलाइट की पेनिट्रेशन अगर नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बंद हो जाएगी, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर बंद हो जाएगी तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, लेकिन जो बाकी पहले से बची हुई ऑक्सीजन पानी के अंदर डिसॉल्व है वो क्या होगी, धीमे धीमे उसका कंजम्पशन तो हो रहा है क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है, और कंजम्पशन होता जा रहा है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन क्या पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी, और उसकी वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मछलियां जो है वो मरनी शुरू हो जाएंगी। और वो हमें तब तक नहीं पता लगेगा जब तक जो ऊपर की सरफेस की स्नो कवर या जो आइस है वो मेल्ट नहीं हो जाती। जब वो पिघल जाएगी तब जाके हमें फिर ऊपर मछलियां जो है वो पानी में तैरती हुई दिखने लग जाएंगी, मरी हुई मछलियां। ठीक है, इसी टर्म को बोला गया है विंटर किल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जो दूसरा फैक्टर है दैट इज योर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व होता है, वेयर इट्स कंसंट्रेशन वेरीज कॉन्स्टेंटली डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। वही बात है कि इनपुट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि पानी में ऑक्सीजन कौन देगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ठीक है, और पानी से ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलेगी, मतलब उसका आउटपुट कैसे होगा, वो कैसे होगा, बाय द रेस्पिरेशन। ठीक, ये बात आप समझते हैं, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, आगे देखिए, फ्रेश वाटर में जो एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो लगभग कितना है, 0.0010%, यानी कि आप कह सकते हैं 10 पार्ट्स पर मिलियन या फिर 10 ppm। यहां पर ध्यान रखिएगा ये ppm है, पार्ट्स पर मिलियन है। हमने जो ऊपर सॉल्ट कंटेंट की बात की थी जिसमें हम लोगों ने फ्रेश वाटर, मरीन और ब्रैकिश की बात कर रहे थे, वो ppt था, दैट इज पार्ट्स पर 1000। ये ppm है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये लगभग कितना है, 150 टाइम्स लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ एयर। यानी कि अगर हम इतना ही एयर लेते हैं तो उसमें इस जितना पानी में ऑक्सीजन है उससे 150 गुना ज्यादा ऑक्सीजन होती है एयर में। ठीक है, और पानी में ऑक्सीजन जो है वो इतनी ही कम है। ऑक्सीजन एंटर्स द एक्वेटिक इकोसिस्टम थ्रू द एयर वाटर इंटरफेस एंड बाय द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, या तो एक तो जो हमारा एयर वाटर का इंटरफेस है वहां से ऑक्सीजन मिलेगी, और दूसरा ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, मैंने आपको बता दिया कि जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करेंगे उसके थ्रू भी ऑक्सीजन मिलेगी। Therefore, the quantity of dissolved oxygen present in an ecosystem depends on the rate at which aforesaid two processes occurs. ठीक है,
कि कितना हमारे पास डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी प्रेजेंट है वो इस बात पर निर्भर करेगी किससे, कि एक तो ये वाटर एयर इंटरफेस से कितनी ऑक्सीजन आ रही है और दूसरा कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज कितनी हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया कि ऑक्सीजन कैसे आएगी। अब ऑक्सीजन जाएगी कैसे? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एस्केप्स द वाटर बॉडी थ्रू एयर वाटर इंटरफेस। एयर वाटर इंटरफेस से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी भी सही, और थोड़ा बहुत जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके रेस्पिरेशन से, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो सांस लेंगे, जैसे कि फिश है, डिकम्पोजर्स है, जू प्लैंक्टन्स है, ये सांस लेंगे। ठीक है, तो सांस लेने की वजह से क्या होगा, ये ऑक्सीजन को यूज करेंगे। और डिकम्पोजर्स में भी स्पेसिफिकली जो हमारे एरोबिक बैक्टीरियाज वगैरह है, एरोबिक मतलब जिनको एयर की जरूरत पड़ती है, वो ऑक्सीजन का यूज करेंगे, ऑक्सीजन की कंजम्पशन करेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि ऑक्सीजन पानी से बाहर निकल जाएगी। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पानी से ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ठीक है, The amount of dissolved oxygen retained in water is also influenced by temperature। अब टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वार्म अगर पानी होगा, अगर वार्म वाटर होगा तो ऑक्सीजन उसमें कम सॉल्यूबल होती है, यानी कि अगर गर्म पानी है तो उसमें ऑक्सीजन सॉल्यूबल कम होगी, ऑक्सीजन कम घुले होगी। ठीक है, अगर वार्म वाटर ऑल्सो इनहेंसेस डिकम्पोजर एक्टिविटी, और वार्म वाटर जो है उसमें डिकम्पोजिशन की जो एक्टिविटी है वो ज्यादा तेज होती है। ठीक, therefore increasing the temperature of a water body increases the rate at which oxygen is depleted from water। यानी कि अगर वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उससे दो नुकसान है। क्या? ठीक है, क्या नुकसान है? एक्वेटिक इकोसिस्टम को टेम्परेचर बढ़ने से दो नुकसान है। पहला तो यह है कि उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी, क्योंकि गर्म पानी में या वार्म वाटर में ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है। और दूसरा यह है कि अगर पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डिकम्पोजिशन की जो एक्टिविटी है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो डिकम्पोजर्स जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो इनहेंस हो जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी। तो दोनों तरीके से नुकसान है एक्वेटिक इकोसिस्टम को अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो। ठीक, और जब हमारी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल जो है वो 3 से 5 ppm यानी कि 3 to 5 पार्ट्स पर मिलियन से कम हो जाएगा तो मैनी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर लाइकली टू डाई। यानी कि आप कह सकते हैं कि 3 से 5 ppm जो है वो एक मिनिमम लेवल है। ठीक है, कि एक मिनिमम लेवल है, इससे कम अगर ऑक्सीजन होगी तो जो ऑर्गेनिजम्स है वो मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और फैक्टर है, दैट इज योर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि पानी अगर साफ होगा तो उससे क्या होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी अफेक्ट करेगा हमारा एक्सटेंट ऑफ लाइट पेनिट्रेशन। सही बात है कि जितना ज्यादा पानी ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी को आप सीधे सीधे जो है क्लैरिटी से समझ सकते हैं। ठीक है, कि पानी जितना ज्यादा साफ होगा उसमें उतनी ज्यादा नीचे तक लाइट पेनिट्रेट कर सकती है। ठीक है, और ध्यान आपको रखना है कि कौन सी लाइट की हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, सनलाइट की। ठीक है, तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि क्ले है, सिल्ट, फाइटोप्लैंक्टन एक्सेट्रा मेक द वाटर टर्बिड। टर्बिड का मतलब कुछ नहीं है पानी का गंदा होना। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 ग्लास है, एक साफ पानी का ग्लास है बिल्कुल, और दूसरा पानी ऐसा है जिसमें थोड़ा बहुत कुछ मिट्टी वगैरह मिली है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि अगर आप ऊपर से टॉर्च लगा के देखेंगे और नीचे अगर आप सरफेस पर लाइट का लेवल देखेंगे दोनों केसेस में, तो जिसमें क्लैरिटी है यानी कि जो साफ पानी था उसमें नीचे क्या होगा कि बिल्कुल मतलब ज्यादा लाइट नीचे तक पहुंची होगी, और दूसरे में जिसमें मिट्टी वगैरह घुली हुई थी उसमें आप देखेंगे कि नीचे सरफेस तक जो बॉटम है वहां पर लाइट बहुत कम पहुंची होगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको समझना है कि ट्रांसपेरेंसी अगर होगी या फिर आप कह सकते हैं कि पानी में क्लैरिटी होगी तो उससे क्या है कि लाइट पेनिट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, और लाइट पेनिट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो इससे क्या है कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा होंगी। हालांकि हम लोगों ने बात करी है फोटिक जोन की, फोटिक जोन से नीचे तो लाइट जा ही नहीं रही है। ठीक है ना, लेकिन अगर मान लीजिए पानी अगर गंदा होता है तो फोटिक जोन की जो डेप्थ है वो कम हो जाएगी। ये बात भी आप समझ सकते हैं कि फोटिक जोन की डेप्थ कम हो जाएगी अगर पानी गंदा है तो ये चीज़ों का भी इसीलिए आपको बोला जाता है कि जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं उनको गंदा ना करें। वो सब चीज़ें यहाँ से कहीं ना कहीं साइंटिफिकली रिलेटेड है। ठीक है, वो सिर्फ हमारा कोई कहने का या कोई ये नहीं है कि मतलब ऐसे ही कह देते हैं कि पानी को गंदा ना करें, हमारी नदियों को, हमारे तालाब को गंदा ना करें। उन सब के पीछे एक बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके हैं। ठीक है, या साइंटिफिक आप कह सकते हैं कि बातें जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ें पढ़ के समझ में आ रही होंगी कि ऐसा क्यों कहा जाता है। ठीक, इसके बाद अगला भी एक फैक्टर है, दैट इज टेम्परेचर। द वाटर टेम्परेचर चेंजेस लेस रैपिडली देन द टेम्परेचर ऑफ द एयर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर। और स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि हमें किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए उसमें कितना हीट देनी है। ठीक है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। ठीक, यानी कि स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है, ठीक है, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो आई थिंक पता होगा, पर जिनको अगर नहीं पता है तो उनके लिए बता दूं। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है हीट रिक्वायर्ड
heat required to raise temperature of 1 kg of substance। ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए 1 kg of substance। वैसे तो ये होता है कि टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, ठीक है, टू रेज द टेम्परेचर, इसको ऐसे लिखिए, टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस। यानी किसी भी 1 kg ऑफ सब्सटेंस को अगर हमें उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हमें कितनी हीट उसको देनी है, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, और यहां पर यह बोला जा रहा है कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो एयर से ज्यादा होती है, और ये ऑब्वियसली ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि पानी को अगर हमें 1 डिग्री पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 किलो एयर है और 1 किलो वाटर है, और हमें पानी का अगर टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, और उतना ही अगर हमें एयर का टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें वाटर के केस में ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक, तो इसीलिए यहां पर यह चीज लिखी गई है कि सिंस वाटर टेम्परेचर्स आर लेस सब्जेक्ट टू चेंज, द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैव नैरो टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट। अब क्या है कि पानी को ज्यादा हीट अगर नहीं मिलती, मतलब अगर मान लीजिए एयर को और वाटर को दोनों को बराबर हीट हम देते हैं तो पानी का टेम्परेचर चेंज कम होगा। ठीक, और पानी का टेम्परेचर अगर कम चेंज होगा तो इसलिए क्या है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी टेम्परेचर टॉलरेंस की लिमिट काफी कम है, क्योंकि उन्होंने कभी ज्यादा टेम्परेचर का चेंज देखा ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि जैसे मान लीजिए जो साउथ इंडिया के लोग हैं, ठीक है, साउथ इंडिया के लोग मान लीजिए चेन्नई के लोग हैं। अब चेन्नई के लोगों ने कभी भी ऐसा टेम्परेचर का ज्यादा चेंज नहीं देखा है। उनके लिए चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे दिसंबर का महीना हो, चाहे जून का महीना, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर में फर्क नहीं है। ठीक है, तो उनकी फिर बॉडी क्या होती है, उसी तरीके से अडेप्ट हो जाती है। अब इसी के रिस्पेक्ट में अगर आप कोई बात कर लें कि कोई बंदा ऊपर का है, मान लीजिए दिल्ली का कोई है, अब उसने देखा है कि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो उसकी जो बॉडी की आप कह सकते हैं कि जो टॉलरेंस लिमिट है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखी गई है कि वाटर में जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, यानी कि जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट कम इसीलिए है क्योंकि उन्होंने कभी वो चीज देखी ही नहीं है कि ज्यादा टेम्परेचर का कम बाकी होता क्या है। उनको तो हमेशा लगभग एक ही टेम्परेचर का पता है, तो इसलिए उनकी जो टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट है वो कम है। ठीक है, एज अ रिजल्ट इवन स्मॉल चेंजेस इन वाटर टेम्परेचर आर अ ग्रेट थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स व्हेन कंपेयर्ड टू द चेंजेस इन एयर टेम्परेचर्स इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की वही बात है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कौन है? ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इसको फिर से बताता हूं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है आपके जो व्यक्ति दिल्ली में रहता है वो, ठीक, और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वो है जो व्यक्ति चेन्नई में रहता है। इसको ऐसे रिलेट कीजिए आप। ठीक, अब चेन्नई वाले के लिए अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी सर्दी का मौसम हो गया तो उसको एकदम से लगेगा कि सर्दी हो गई है, उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। और दिल्ली वाले को थोड़ा बहुत सर्दी और थोड़ा बहुत गर्मी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने काफी ज्यादा चीजें जो है वो झेली हुई है, उसने जो टॉलरेंस लिमिट है वो उसकी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए अगर पानी का टेम्परेचर थोड़ा बहुत भी अगर चेंज होता है तो वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, काफी खतरे की बात है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो इस चीज के लिए अडेप्ट नहीं है। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें अगर एयर का टेम्परेचर कम बाकी होता भी है तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये जो हमने ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमने ऊपर आपको बात बताई 5 टाइप के, और जो लिमिटिंग फैक्टर्स हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, ये हर तरीके के एक्वेटिक सिस्टम्स जो है, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, उनमें अप्लाई करते हैं, चाहे वो लेक्स हो, चाहे पॉन्ड्स हो, चाहे रिवर्स, स्ट्रीम्स, एस्चुरीज, ओशियन, सीज, हर जगह ये सारे के सारे जो है वो अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, चलिए आज इसको इतना ही रखते हैं। बाकी इसका जो आगे का पार्ट है लेक इकोलॉजी से, उसको हम लोग अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। काफी लंबा ये चैप्टर है तो इसमें भी हमें मल्टीपल पार्ट्स में ही लेके इसको चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो कोई भी कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो आप हमारा जो ट्विटर में ग्रुप है ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, उसमें जाके पूछ सकते हैं। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में इसको सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका भी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे और साथ में नोट्स और चैप्टर वाइज क्विजेस भी मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियोस के जरिए आप लोग जो है अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, आप लोग कंसेप्ट सीख सकते हैं, नोट्स से आप जो है क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हैं। अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं और उसमें अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो उसके लिए आपके साथ में एक व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर रहा हूं, दैट इज 9498086380। आप कोई भी टेक्निकल क्वेरी जो है वो इस नंबर पर अपनी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहें तो उसके लिए आप हमारा ईमेल आईडी का भी यूज कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, हमारा
इंस्टाग्राम चैनल, हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल और हमारा ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।